ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा जो दोबारा से खुलता है और अंदर से डॉक्टर चैटर्जी जो अपने स्टाफ के साथ और कुछ जूनियर डॉक्टर के साथ बाहर की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर काफ़ी थकान और उसके साथ ही मायूसी नजर आ रही थी। वो जैसे ही बाहर आते हैं सब लोग दौड़कर उन्हीं के आसपास घेरे बनाकर खड़े हो गए थे, लेकिन रियांश अपनी जगह पर ही टिक कर खड़े थे। वो धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हैं और डॉक्टर चैटर्जी भी रियांश की तरफ ही आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। रियांश जो सबसे पहले कुणाल की तरफ घूमते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, मेरा गन दो। जैसे ही रियांश ने इतना बोला था सब लोग उनको काफ़ी ध्यान से सुनने लगे थे और सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। नेहा भी कुछ समझ नहीं पाती और गौरव की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, किसको मारने वाले? नहीं, गौरव जी कहता है, अगर भाभी को कुछ भी हुआ तो सब मरेंगे। जैसे ही कुणाल ने यह सुना था वो रियांश को शांत करते हुए कहता है, सर ये आप सही नहीं। लेकिन तभी रियांश कहते हैं, मुझे बताओगे तुम कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत? तुम्हारी वजह से मेरी जी आज इस हाल में है। मेरा गन मेरे हाथ में दो कुणाल। अब कुणाल रियांश की बात को बार बार तो टाल नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो अपने कोट का बटन खोलता है और अंदर के पॉकेट से रियांश की गन निकाल करके उनके हाथ में दे देता है। वही रियांश अपना गन लेकर उसे अपनी उंगलियों से इधर उधर घुमाते हुए डॉक्टर चैटर्जी के सामने आकर खड़े हो गए थे और वो उनके सामने आकर अपनी गन को लोड करते हुए पूछते हैं, जिया कैसी है? उनका लहजा बहुत ही सॉफ्ट हो गया था, लेकिन डॉक्टर चैटर्जी की नज़र तो इस वक्त रियांश के उसी हाथ पर थी जिसमें रियांश ने अपने गन को लोड करके रखा हुआ था और वो धीरे धीरे उसे ऊपर की तरफ ही लेकर आ रहे थे। वो एकदम से थोड़ा पीछे होते हुए बोलते हैं, देखिए, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके लिए आपको बहुत ही शांति और बहुत ही धैर्यता से बात को सुनना होगा। अग्निहोत्री जी, मेरी बात। लेकिन तभी रियांश कहते हैं, मुझे जलेबी की तरह बात घुमा कर सुनना पसंद नहीं है। इतना बताए कि मेरी जिया ठीक है या नहीं। उनकी आंखें तो पहले से ही लाल थी। डॉक्टर चैटर्जी जब अपने सर को उठाकर जैसे रियांश के चेहरे की तरफ ध्यान से देखे थे, वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्होंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया था और वो अपना चेहरा नीचे करते हुए अपने सर्जिकल कैप को अपने सर से निकालते हैं और अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहते हैं, हमने कोशिश बहुत की। जैसे ही उन्होंने इतना बोला था, रियांश ने झटके से अपनी बंदूक को अपने ही सिर के पास लगा लिया था और ट्रिगर के पास अपनी उंगली रखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए एक आखिरी बार पूछते हैं, मतलब मेरी जिया मुझसे दूर। जैसे ही उन्होंने इतना बोला था वो आगे अपनी ही बात को पलटते हुए कहते हैं, पर मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। अगर वो नहीं रहेगी तो मैं। लेकिन तभी चटर्जी और उनके पीछे के डॉक्टर्स जो रियांश को तुरंत ही रोकते हुए कहते हैं, हमने ये भी नहीं कहा कि वो मर चुकी है, बस ये कहा कि उनकी बॉडी सांस तो ले रही है लेकिन वो जिंदा नहीं है। रियांश इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उस डॉक्टर के शोल्डर पर काफ़ी गुस्से में हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या मतलब है आपका? मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? मुझे सीधा सीधा बताइए, मेरी बीवी ठीक है या नहीं? पीछे से एक डॉक्टर जो चटर्जी के हाथ को कांपते हुए देख पा रहा था और वो उनको संभालते हुए रियांश के सामने आते हुए काफ़ी हिम्मत से कहता है, वो वो जिंदा है मगर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। मतलब उस डॉक्टर की बात कंप्लीट करते हुए डॉक्टर चटर्जी जो बोलते हैं, आपकी बीवी इस वक्त कोमा में जा चुकी है। जैसे ही डॉक्टर चटर्जी ने ये बोला था सब लोग अपने अपने दिल पर हाथ रख लिए थे। वहीं कुणाल भी अपने सिर पर हाथ रखते हुए दूसरी तरफ जाते हुए जोर से रेलिंग पर अपना हाथ दे मारता है और काफ़ी गुस्से में कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने गुस्से में क्या कर दिया मेरी वजह से? वहीं रियांश जो बहुत ही बुरी तरह से टूट गए थे और वो जोर से अपने हाथ को दीवार पर रखते हुए कहते हैं, मतलब कोई गारंटी नहीं है। जैसे रियांश ने बोला था डॉक्टर चटर्जी अभी अपने सर को ना हिलाते, लेकिन फिर अचानक ही रियांश को कुछ होता है और वो जोर से उस डॉक्टर कैप्टन को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए पूछते हैं, कब तक मेरी जिया मुझसे बात करेगी? मुझे बात करनी है अपनी बीवी से, उसे समझाना है, उसे बताना है कि मैं उससे नफरत नहीं करता और ना ही उसे अपने आप से अलग किया था, बस अपने गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। कब तक मेरी जिया कब तक वापस आएगी? वो बार बार उस डॉक्टर को अपनी तरफ खींचते हुए ये पूछे जा रहे थे। पीछे से सारे स्टाफ आकर के रियांश को संभालते, लेकिन तभी पीछे से
गौरव जा करके अपने भाई को साइड में करते हुए कहता है, भाई प्लीज़, इन लोगों से इस तरह से बिहेव करने से भाभी तो वापस नहीं आ जाएंगे ना। लेकिन तभी रियांश जो उसको देखते हुए कहते हैं, मेरी जिया कहीं गई नहीं है, उसे वापस आने की क्या ज़रूरत। मैं बात करूँगा उससे, वो मान जाएगी। ऐसा नहीं कर सकती वो, नाराज़ है इसका मतलब बात ही नहीं करेगी मुझसे। और ये बोलकर अभी वो अंदर की तरफ जाते, लेकिन कुछ स्टाफ जो कि जिया को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लेकर जा रहे थे। रियांश और बाकी के लोग जिया के स्ट्रेचर के साथ पीछे पीछे ही लग गए थे। उसे एक प्राइवेट वार्ड में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस जो कि हो रहे थे, लेकिन ना तो जिया कुछ रिस्पॉन्ड कर सकती थी। वो ऐसे स्टेट में जा चुकी थी जहाँ सिर्फ अनकॉन्शियस ही अनकॉन्शियसनेस था। रियाज जो धीरे से अपने हाथों को जिया के सर पर रखते हैं और एक बार उसे सहलाते हुए उसके पास आकर झुकते हुए उसके फोरहेड पर अपने होठों को लगा करके काफ़ी इमोशनली कहते हैं, आई नो कि तुम मुझे सुन सकती हो जिया। सुन नहीं सकती हो तो कम से कम महसूस तो कर सकती हो ना। मैंने तुमसे पहले भी बोला था, अगर अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ तो हम साथ में मरेंगे। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ सकता था पागल। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी जिया। लेकिन रियांश के कुछ भी बोलने का जिया पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस किसी जिंदा लाश की तरह लेटी हुई थी। रियांश ने एक पल के लिए भी जिया का हाथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने जिया के एक हाथ को अपने चेहरे के पास रखकर स्टूल पर ही बैठे हुए अपनी आंखें बंद किए हुए से महसूस कर रहे थे। अब इस बारे में गौरव ने भी घर वालों को बता दिया था और प्रार्थना जी जो हॉस्पिटल की तरफ अपने घर से बाहर निकल रहे थे कि तभी राजनंदिनी जो आकर पूछते हुए कहती हैं, क्या हो गया और इतनी जल्दी जल्दी सब कहाँ जा रहे हैं। वहीं प्रार्थना जी जो रोते हुए कहती है, जिया। बस वो रो ही रही थी कि तभी जितेंद्र जी जो आकर उन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा उससे, सब ठीक हो जाएगा प्रार्थना जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब बुरा हो गया, रेयांश टूट गया होगा मेरा बच्चा। और मैंने भी जिया को नहीं संभाला उस वक्त। अगर मैं रोक देती तो शायद शायद उसे अकेले ही उस तरह बाहर न जाना पड़ता, उसका एक्सीडेंट ना होता। और वो लोग यही बोलते बोलते गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे और धीरे धीरे अब सब लोग गाड़ियों से हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे, सिवाय राजनंदिनी के और उसके साथ ही प्रियंका भी, जो कि राजनंदिनी के साथ ही थी। आसपास के सारे स्टाफ भी इधर उधर जा चुके थे। वहीं राजनंदिनी जो पीछे आकर आराम से अभी सोफा पर बैठी ही थी कि और उन्होंने अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने सिर को बैकरेस्ट पर थोड़ा टिका दिया था। लेकिन तभी उन्हें अपने पैरों के पास कुछ चुभन महसूस होने लगता है। उनके घुटने पर काफ़ी हद तक चोट आई थी जब वो जिया को गिराने के चक्कर में खुद पानी में गिर गई थी और अभी भी वो घाव पूरी तरह से भरा नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली थी, प्रियंका जो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हटो यहाँ से, हटो, तुम यहाँ से क्या कर रहे हो। वहीं वहीं राजनंदिनी भी अपनी आंखों को जैसे ही खोलकर सामने का नज़ारा देखी थी, वो भी चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ मुझे, क्या कर रहा है, इसको हटाओ कोई। लेकिन उस केयर टेकर ने खुद ही लूसीफर को जानबूझकर के राजनंदिनी पर छोड़ दिया था। राजनंदिनी और उसके साथ ही प्रियंका की आवाज़ जो कि आपस में जिया के खिलाफ बातें कर रहे थे, उसने सारी बातें फ़ोन की जो कि उन लोग की जयशंकर तिवारी के साथ हो रही थी, उसे सुन लिया था और उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। लूसीफर को जैसे ही दूसरे स्टाफ अभी हटाने के लिए जाती, उस केयर टेकर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। वह एक स्टाफ जो कहती है, रिद्धिमा क्या कर रही हो, वहाँ पर देखो, अगर मैडम को कुछ हो गया तो सर बहुत नाराज। लेकिन तभी रिद्धिमा जो कि उसकी केयर टेकर और उसके काफ़ी फेवरेट स्टाफ थे, क्योंकि लूसीफर को वो वाकई में ही बहुत पसंद आती थी, वो हर बात लूसीफर की बिना कही समझ जाती थी। वो लूसीफर की तरफ देखते हुए कहती है, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसे भी तो शिकार करने का मन करता होगा ना, तो करने दो, थोड़ा बहुत खून खराबा होगा, कोई बात नहीं, हम साफ कर देंगे उसे। मैं तो चाहती हूँ कि हड्डियाँ भी चबा जाए इस औरत का वो। बगल में खड़ी स्टाफ जो कहती है, पागल तो नहीं हो गई हो तुम, क्या कर रही हो। वही रिद्धिमा जो कहती है, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ।
कितनी अच्छी थी जिया मैडम, कितना प्यार से सबसे बातें करती थी, सबको एंटरटेन करती थी और आकर कई बार तो किचन में हमारी मदद भी किया करती थी। और इस औरत ने अपनी मासूम और प्यारी लड़की को मारने की कोशिश की। ये सहारा किया धरा ना इन दोनों और उसके साथ किसी बुढ़े का है, जिसको बार बार प्रियंका बुढ़ा बुढ़ा कह रही थी। प्रियंका की नीयत तो मुझे पहले से ही खराब लगती थी, लेकिन ये औरत, ये तो सर की बड़ी माँ है ना, इसे तो समझना चाहिए, ये तो घर की सदस्य है। वही लूसीफर जो लगातार अपने काम में व्यस्त था, वो लगातार उसी जख्म को अपने दांतों से और ज़्यादा खरोचते हुए उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। राजनंदिनी जो दर्द से तड़प रही थी, वहीं प्रियंका जो तुरंत ही इस बारे में किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है और ताकि वो इस बारे में सबको बता सके, लेकिन तभी लूसीफर जो गुर्राते हुए उसी के पैर के पास आता है और जोर से छलांग लगा करके उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। फ़ोन तो जाकर के दूर एक टेबल के पास गिरा था, वहीं प्रियंका भी डर करके पीछे की तरफ गिर गई थी। लूसीफर जो उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है और उसके ठीक पेट के पास आकर के बैठते हुए उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को ला करके अपने जीभ से उसके चेहरे को चाटना शुरू कर देता है। रिद्धिमा के रिद्धिमा के ठीक बगल में खड़ी स्टाफ जो उसको देखते हुए कहती है, ये तो लड़की पर लाइन मार रहा है। रिद्धिमा जो हंसते हुए कहती है, अपना डिनर चूज कर रहा है और टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो मेकअप लगाई है ना, तो उसका टेस्ट शायद उसे पसंद ना आए, इसी वजह से वो अपने मीट को साफ कर रहा है। वही बगल खड़ी स्टाफ जी कहती है, मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वहीं रिद्धिमा के साथ उसके बगल में एक फॉरेनर जो कि उसकी ही केयर टेकर थी, वो आ गई थी। वो भी लूसीफर को रोकती, लेकिन रिद्धिमा ने उसका भी हाथ पकड़कर उसको भी सारी सिचुएशन समझा दी थी। अब दोनों बैठकर लूसीफर की हरकतों को एक तरफ एंजॉय कर रहे थे, दूसरी तरफ रेयांश की पूरी फैमिली जो अब हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। रेयांश अभी भी जिया के साथ उसी तरह से बैठे हुए थे और सारे लोग जो जिया से मिलने के लिए आ रहे थे, रेयांश बार बार उन्हें बाहर करवा दे रहे थे। उनके बॉडीगार्ड ने जिया के चाचा से भी जिया को मिलने नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही प्रार्थना जी अंदर की तरफ रोते हुए आती हैं, बॉडीगार्ड भी उन्हें रोक नहीं पाते और अपना सिर झुकाकर खुद ही उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। अब जितेंद्र जी और प्रार्थना जी अंदर की तरफ जा चुके थे। वहीं राधिका मृदुल जो एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का हाथ पकड़ ली थी। वेदिका भी अपनी गोद में रोनी को संभाले हुए रोते हुए कहती है, मुझे तो लग रहा था कि भाभी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वही कुणाल जो वेदिका की तरफ देखकर कहता है, वाचना कहाँ है, वो अकेले। लेकिन तभी उसे नजर आता है कि पीछे पीछे लिफ्ट से वाचना भी काफी धीरे धीरे कदमों से एक स्टाफ के साथ उसी तरफ आ रही थी। कुणाल जो दौड़ कर जाता है और वाचना को जोर से गले लगाते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वाचना, गुस्से में मैंने पता नहीं क्या कर दिया यार। वाचना जो उसको अपने आप से अलग करते हुए पूछती है, भाभी कैसी है? मुझे घर पर किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं ज़बरदस्ती आई हूँ यहाँ पर, प्लीज़ बताओ। जिया भाभी ठीक तो है ना? मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, मेरी अपनी बेवकूफ़ी थी, क्या ज़रूरत थी मुझे अपने आप को इस तरह से मारने की। और मैं तो नहीं मरी, लेकिन जिया भाभी वो ठीक है ना? क्या हुआ उन्हें? प्लीज़ प्लीज़ कुछ बताओ। कुणाल जब अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी वो होश में नहीं आई है, एक्चुअली वो कोमा में जा चुकी है। जैसे वासना ने सुना था, उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए थे। कुणाल उसको संभालते हुए कहता है, आराम से, क्या हुआ तुम्हें? वासना जी कहती है, भाभी कोमा में है, मतलब वापस कब तक आएंगी वो? वही कुणाल जो कहता है, भगवान जाने, अब ये तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। जैसे ही प्रार्थना जी अंदर गई थी, वो जिया को देखकर रियांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बच्चे, रियांश बेटा। लेकिन रियांश जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस अपनी आंखें बंद करके जिया के हाथों को अपने फोरहेड पर लगाए हुए, उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए बस उसे महसूस कर रहे थे, उसके एग्जिस्टेंस को, और मन ही मन बस जिया से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो वापस आ जाए रियांश के पास, क्योंकि रियांश अपनी जिया को इतना चुप चुप नहीं देख सकते। वो इस हालत में जिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रियांश को जिया की आवाज़ सुननी थी। प्रार्थना जी जो रियांश के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा,
भगवान सब ठीक कर दे। जैसे ही अभी उन्होंने इतना बोला था, रियांश जो जिया के हाथ को धीरे से बेड पर रखते हैं और काफ़ी गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, कौन सा भगवान? किस भगवान की बात कर रही हैं आप? वो भगवान जिसने सिर्फ अब तक मेरी जिया को तकलीफ दी है। अगर वो भगवान होते तो इस मासूम लड़की को सिर्फ अपने परिवार से तकलीफ मिलता। आप नहीं जानते हैं इसकी लाइफ में कितना कुछ बर्दाश्त किया इसने। पढ़े हैं इसके दर्द। क्या इतना कुछ कम नहीं था जो अब ये? अगर इसे कुछ भी हुआ ना, भगवान के सामने ले जाकर हम दोनों एक साथ दम तोड़ेंगे, आई स्वेयर। और अगर आपकी भगवान में इतनी ताकत है ना, तो चाहिए बोलिए उनसे कि वापस ले आए मेरी जिया को। किस बात की सजा मिल रही है इसे? इसने क्या किया है किसी के साथ? गलत तो मैं था, मैंने गलती की थी। इसकी सजा उसे नहीं मिल सकती ना। मैंने अपने हाथों से बहुत गुनाह किया है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसकी सज़ा मेरी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। बोलिए जाकर अपने भगवान से कि अगर मारना है तो मुझे मारे। जाकर बताइए अपने भगवान को। प्रार्थना जी तुरंत ही रियांश को अपनी तरफ झुकाती है और उनके चेहरे को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, मेरा बच्चा, बहुत जल्द तुम दोनों दोबारा से खुश हो जाओगे और दोबारा से देखना ये तुम्हें परेशान करने के लिए उठ जाएगी। वही रियांश भी काफ़ी ज़ोर से अपनी मॉम को पकड़े हुए उनके सीने में ही अपना सिर रखे हुए कहते हैं, इसको बोलिए आपकी बात बहुत मानती है ये। और ये बोलकर वो उनके सीने से अलग होते उनके सामने आते हुए कहते हैं, इसको बोलिए माँ की उठे। इसे समझ में नहीं आ रहा मेरी क्या हालत हो रही है। मैंने गुस्से में ये कहा था कि बस थोड़ी देर के लिए मुझसे दूर चली जाए, ऐसे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए नहीं कहा था। मुझे तो पता भी नहीं कि कब तक वापस आओगी तुम। और ये बात वो जिया की तरफ देखकर ही बोल रहे थे और वो फिर से प्रार्थना जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हैं और बगल के स्टूल पर आकर दोबारा से बैठते हुए जिया के हाथ को लेकर के उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, बहुत गुस्सा होना मुझ पर, आकर डांट लेना, मार लेना, जितनी सजाएं देनी है दे लेना, लेकिन ये सज़ा बर्दाश्त नहीं हो रही जिया। प्लीज़ यार, प्लीज़ आ जाओ। जितेंद्र जी भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपनी आंखों के आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कितना अच्छा उनका घर परिवार चल रहा था, कितनी अच्छे से मस्तियाँ चल रही थी। अचानक से सब कुछ इस तरह से बिखर जाएगा इसके बारे में किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। दर्शन और वीर, वो दोनों भी राधिका और मृदुल को संभालते हुए जिया से मिलने के लिए अभी अंदर जाते, लेकिन तभी कुछ डॉक्टर्स दूसरी तरफ आते हुए कहते हैं, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ज़्यादा भीड़ मत लगाइए। आप लोग प्राइवेट वार्ड के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर अटेंडेंट रूम है। आप लोग वहीं वेट करिए, एक एक करके सारे लोग पेशेंट से मिल पाएंगे। वहीं गौरव अपने सर को नाम मिलाते हुए कहता है, भाई किसी से नहीं मिलने देंगे भाभी को। जब तक भाभी होश में नहीं आ जाती मुझे नहीं लगता कि भाई अपनी जगह से हिलने भी वाले हैं। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम सब सिर्फ ये प्रे करें कि जल्द से जल्द जी आप वापस आ जाए, हम लोग से बातें करना शुरू कर दे। वहीं मृदुल भी परेशान होते हुए कहती है, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मेरा बच्चा भी उस वक्त काफ़ी रो रहा था जब जिया घर से निकली थी। इसका मतलब था कि कुछ अशुभ होने वाला है। राधिका भी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हमसे अच्छा तो हमारे बच्चे रोनी और आरव है। वो दोनों समझ गए थे कि कुछ गलत होने वाला है। रोनी भी गया था जिया को रोकने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। काश उस वक्त हमने रोक लिया होता जिया को, तो बेचारी की ये हालत ना होती। वहीं गौरव भी अपने घुटने पर बैठते हुए नेहा के सामने उसका हाथ पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी हमने तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, आई एम सो सॉरी। मृदुल, वेदिका, राधिका सबके सब उसी के सामने आकर खड़े हो गए थे और वो सभी नेहा से माफ़ी मांगने लगे थे। नेहा उन सबको देखकर अपने सर को ना हिलाते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप लोग? बस आप लोग प्रे करिए, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। बहुत ढीठ लड़की है, बहुत मार खाती थी वो, लेकिन फिर भी कभी अपनी बदमाशी से बाज नहीं आई। उसकी बदमाशियाँ, टायर पंचर कर देना, इधर उधर चीज़ों को फैला देना, जानबूझ करके सबको परेशान करना, वो ये सब करती रहती थी। और फिर देखा ना किस तरह से भाग गई अपने घर से, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था। मेरी तरह से बर्दाश्त नहीं किया उसने। वो बर्दाश्त करने वाली लड़की नहीं, बहुत हिम्मती है वो। जितना मेरे घर वालों ने उसे दबाने की कोशिश की है ना, उसने हमेशा उसका पलट जवाब दिया है। और ये बोलते हुए वो और ज़्यादा रोने लगी थी। वहीं विश्वास जो अपने चेहरे को नीचे किए हुए अपने
नेहा के सामने आकर के उसे अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, माफ़ कर दो बच्ची, हम कभी तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकते थे और ना अपनी बच्ची जिया को, पर हम मजबूर थे। ईशान भी अपनी गलती को समझते हुए अपने गन को अपने बॉडीगार्ड की तरफ देते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा उस पगली को, बहुत बदमाश है, सही कहा नेहा ने, आ जाएगी थोड़ी देर में वापस और अभी चिल्लाएगी, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, पैर दबाओ, ये करो वो करो। ऐसे ही करती थी वो, पहले मेरे हाथों मार खाती थी, उसके बाद से मेरे से ही पैर दबाती थी। बहुत बहुत मस्त लड़की है वो, ऐसा नहीं करेगी वो नहीं छोड़कर जा सकती है मुझे। मेरे को राखी कौन बांधेगा, डिमांड्स करती थी राखी पर कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और पिछली बार तो मेरे से आईपैड मांगा था, मैंने वो भी ला कर दिया था उसे। इस बार भी आएगी वापस, फिर राखी के डिमांड्स करेगी, बदमाशियाँ करेगी, डांट सुनेगी मुझसे। ईशान जो हमेशा से अकड़ कर रहने वाला बंदा था, वो कभी भी किसी चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं हुआ था। पहली बार विश्वास ने उसे रोता हुआ देखा था और वो अपने ही एक बॉडीगार्ड के सीने से जाकर के लग जाता है। अपना जी और जितेंद्र जी भी अब बाहर की तरफ आ गए थे। वो जिया के सर पर अपना हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिए थे और फिर से वो बाहर की तरफ जैसे ही आए थे, राधिका जो आते हुए कहती है, मुझे भी मिलना है जिया से, एक बार देख लो उसे प्लीज़। प्रार्थना जी जो कहती हैं, अभी रियांश बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अपनी जिया के साथ अकेले रहना चाहता है तो उसे रहने दो, हम लोग तो रहेंगे ना यहाँ पर, और बहुत जल्द वापस आ जाएगी तो बात बात करना शुरू कर देगी। कुणाल और वासना भी आगे बढ़ते हुए कहती है, ऐसे मत बोलिए, वापस आ जाएंगे कि क्या मतलब है, कहीं नहीं गई है वो, हमें सुन पा रही होंगी। हम लोगों को ना वो सिर्फ परेशान कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने उन्हें परेशान किया, और उनका बनता है इतना परेशान करना, तो जो हम लोगों ने किया ना उसकी पनिशमेंट मिल रही है हम सबको। मैंने कहा था कि उसे कहीं मत जाने दीजिएगा, बोला था ना आपसे। और वो कुणाल की तरफ देखकर शिकायत कर रही थी। कुणाल जो अपने कान को पकड़ते हुए कहता है, गलती हो गई यार। वही वासना जो कहती है, हम सब दुआएं करेंगे, प्रे करेंगे, और हम सब मंदिर चलते हैं। वही प्रार्थना जो कहती है, मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, जाकर के भगवान से मन्नत मांगूंगी कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। कुछ लोग जो प्रार्थना जी के साथ ही निकल गए थे, लेकिन मृदुल, राधिका और वेदिका अभी भी वहीं पर थी। वासना को भी जबरदस्ती कह करके एक बार जिया को बाहर से दिखाया जाता है, और फिर वासना को भी कुणाल जो कि गाड़ी में बिठा दिया था। अब कुणाल अपने बॉस को छोड़कर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से अब सब लोग घर की तरफ निकल गए थे। उनकी गाड़ी जो इस वक्त ऋषभ ही ड्राइव कर रहा था। दूसरी तरफ रितिमा जो कि ऋषभ को कॉल लगा देती है, और वो एक रूम के पास जाकर के ऋषभ से कहती है, हेलो। ऋषभ जिस तरफ से कहता है, क्या हुआ। उन दोनों में काफ़ी अच्छी बनती थी। इस तरफ से ऋषभ की आवाज़ सुनकर के रिद्धिमा जो कहती है, घर तो नहीं आ रहा ना। जैसे ऋषभ ने ये सुना था, वो गुस्साते हुए पूछता है, इस तरह से क्यों बात कर रही हो तुम, सब ठीक तो है ना वहाँ पर, क्या कर रही हो तुम, चोरी वोरी तो नहीं कर रही। मेरी दिमाग जो कहती है, मजाक क्यों कर रही हो, मैं चोरी करूँगी यहाँ पर। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं ऋषभ जो कहता है, ये पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्या हुआ। मेरी दिमाग जो कहती है, मेरी दिमाग जो कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस वो कोई गिर गया था शायद, जाकर ज़रा देखो तो। हाँ, जाकर देखो ज़रा। और वो बस झूठ में ही नाटक करते हुए ये बोल रही थी। और ऋषभ से कहती है, अगर कोई घर आने की कोशिश करेगा या मेंशन में दोबारा लौटने की कोशिश करेगा ना, किसी भी तरह से उसे रोक लेना, प्लीज़ मेरा इतना काम कर दो। वह ऋषभ जो कहता है, पर ऐसा क्यों, मैं तो वासना मैडम, प्रार्थना जी और उसके साथ अंकल जी को लेकर घर आ रहा था। लेकिन तभी वासना की लेकिन तभी रिद्धिमा जो कहती है, किसी को लेकर घर नहीं आओगे तुम, बात को समझो, तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। रिद्धिमा की आवाज़ सुनकर के ऋषभ जो कहता है, तुम्हारी बातों में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, अभी मैं इन लोग को मंदिर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ से वापस लौटूंगा तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। बाकी फ़िलहाल तो अभी कोई घर नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ कुणाल सर को, उनसे पूछ लूँगा और तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम कुछ गलत काम नहीं करोगी। रितिमा जो कहती है, मैं जो काम कर रही हूँ ना, वो किसी को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, तो आज इतनी बड़ी मुसीबत ही नहीं आती। फ़िलहाल थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। और फिर वो फ़ोन रखते हुए अपनी पॉकेट में उस फ़ोन को डाल देती है। वहीं पीछे खड़ी सीमा नाम की लड़की जो रिद्धिमा को देखते हुए कहती है, अगर रेयांश सर को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा,
कुछ सोचा है? रिद्धिमा जो पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या करेंगे वो? नौकरी से निकाल देंगे? निकाल दे, लेकिन मैं ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये बोलकर वो बाहर की तरफ आती है और अपने कान पर हाथ रखते हुए कहती है, कितना चीखती है ये औरत, इसके मुंह पर कोई कपड़ा क्यों नहीं बांध देता? एक काम करो, दो लोग इसके मुंह पर कपड़ा बांधो। नंदिनी के पैर से बुरी तरह से अब खून बह रहा था और काफी बुरी तरह से लूसीफर ने उनके पूरे पैर को काट दिया था और वो बेचारी चिल्लाए जा रही थी। उसके मुंह पर दो कपड़े ला करके बांध दिए गए थे ताकि ज्यादा राज नंदिनी की आवाज बाहर की तरफ ना पहुंचे। कुछ बॉडीगार्ड्स भी इस नज़ारे को देख तो रहे थे, लेकिन रिद्धिमा की सिचुएशन को बताने के बाद सारे लोग चुप थे और किसी ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही किसी ने लूसीफर को रोकने की कोशिश की थी। वहीं प्रियंका जो अपनी जान की भीख मांग रही थी और अब लूसीफर जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। रिद्धिमा जो बाकी के स्टाफ से कह करके वहां की सफाई करवाने में उन लोगों की मदद करने लगती है और वो राजनंदिनी की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आपको चाहती तो पूरी तरह से मरवा देती, लेकिन इसका हक सिर्फ रेयान सर और जिया मैडम को जाता है। इस वजह से आप जिंदा हैं। जब रेयान सर को आपकी हकीकत के बारे में पता चलेगा ना, ओ क्या बुरी हालत करेंगी वो आपकी। करिए अपने दोनों हाथ जोड़कर कि जिया मैम किसी भी हालत में सही सलामत वापस आ जाए, क्योंकि अगर जिया मैडम को कुछ हुआ ना तो आप मरेंगी नहीं, इतना तड़प तड़प कर मरेंगी कि मरने की सिर्फ भीख मांगेगी। पीछे से सीमा उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, रेहान सर के साथ रहने करके तुझे नहीं लगता कि तू भी कुछ अजीब हो गई है? पहले जब यहाँ से गई थी तब तो ठीक थी, दुबई में जाकर ये सब सीखा। रिद्धिमा जो कहती है, मैंने कहाँ से ये सब सीखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के साथ गलत होता तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। चलो इसे क्लीन करना है और इन्हें ले जा करके कमरे में रखना है। वैसे इन्हें उठाएगा कौन? और वह पीछे से दो तीन बॉडीगार्ड्स को बुलाते हुए कहती है, तुम लोग मुस्तंडे हो, इन्हें ले जा करके रूम में रखो। और वहीं प्रियंका जो पीछे जाते हुए ऑलमोस्ट अब पूल में गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी लूसीफर ले आकर के उसे झटके से दूसरी तरफ गिरा देता है और उसी के ऊपर कूदते हुए वो अब उसके ऊपर चढ़ चुका था। वो भी उसके गर्दन पर अपना दांत लगाता, लेकिन तभी रिद्धिमा जो आते हुए कहती है, नहीं लूसीफर, अब तुम उसे मार नहीं सकते, ये काम रेहान सर का है और अगर उन्हें पता चला कि मैंने इतना बड़ा फैसला लिया तो वो मुझे ही ना मार दे। हाँ, इसके हाथ पैर काट सकते हो तो बाकी इसके साथ जो करना है वो करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन पूल गंदा मत करना। हाँ। वहीं प्रियंका जोरे दिमाग की तरफ देखकर अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे बचा लो, मैं सच जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं, ये मेरी प्लानिंग नहीं थी, उसी औरत की प्लानिंग थी, मैंने कुछ नहीं किया। वहीं रिद्धिमा जो कहती है, कुछ नहीं किया? तुमने कुछ नहीं किया होता तो जिया मैडम आज हॉस्पिटल में नहीं होती ना। और वो बहुत अच्छी लड़की थी, हमारी काफ़ी अच्छी बनती थी, लूसीफर के साथ भी वो काफ़ी अच्छे से रहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया, तुम नहीं बचोगी। और हाँ, अभी तुम्हारे साथ ना कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, अभी तुम जाओ उसी रूम में रहो राजनंदिनी जी के साथ, उसके बाद से तुम्हारा क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। और जा करके जिया के लिए प्रे करोगी तुम। प्रियंका जब अपने सर को हमें लाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं प्रे करूँगी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए भगवान जी। वहीं रितिमा जी कहती है, वो तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि भगवान गलत लोगों के साथ गलत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं। स्टाफ्स ने प्रियंका और राजनंदिनी का फोन भी उन लोगों के हाथों से छीन लिया था। राजनंदिनी के पैरों से जहां से खून बह रहा था वहां पर बैंडेज लगा दिया गया था ताकि उनका खून पूरी तरह से बहकर उनकी जान न ले ले, क्योंकि उनकी जिंदगी बचना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आखिर उन्हें तो पता था सारा सच। जिया के इस कोमा तक पहुंचाने का सफर में उनका सबसे बड़ा हाथ था। थोड़ी थोड़ी देर पर स्टाफ जिया के चेकअप के लिए वापस आ रहे थे ताकि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, ये वो चेक कर सके। रियाज भी अपनी आंखों को बंद किए हुए अभी जिया के हाथों को अपने सिर पर टिकाए हुए बैठे थे। दूसरी तरफ अटेंडेंट रूम में एक छोटी सी गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और सब लोग बस उसी के सामने अपना हाथ जोड़े अपनी आंखों से आंसू बहाए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जिया किसी भी हालत में वापस आ जाए। थोड़ी देर में स्टाफ भी वहां से बाहर निकल गई थी। वहीं रियांश
जो जिया के पास ही बैठे अपनी आंखें धीरे से खोलते हैं और अपना एक हाथ जिया के सिर पर सहलाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है जिया। एक तरफ प्रार्थना जी, जितेंद्र जी, वासना, जो तीनों लोग अभी मंदिर के पास पहुंच चुके थे। वो मंदिर का कपाट रात भर खुला रहता था और उसके अंदर वही पंडित जो के अंदर नीचे की तरफ ही अपना आसन लगाकर सो जाया करते थे या कभी साधना किया करते थे और इस वक्त वो अपना ध्यान लगा करके चुपचाप बस बैठे हुए थे। प्रार्थना जी जो अंदर आते हैं और धीरे से दूर से उन्हें प्रणाम करते हुए कहती हैं, हमें आपकी मदद चाहिए पंडित जी, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो। वहीं वह पंडित अपनी कुछ गहरी सांसें बाहर की तरफ छोड़ते हैं और अपनी धीरे से आंखें खोलकर प्रार्थना जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपका ही चिंतन कर रहे थे हम। आपकी बहू की हालत खराब है, पता चला हमें। वासना जो पीछे से कहती है, आप भी न्यूज़ देखते हैं क्या? अच्छी बात है, अपडेटेड रहना अच्छा होता है। वहीं प्रार्थना जी एक बार वासना की तरफ अपनी आंखें बड़ी करके देखती हैं। पंडित जी जो खड़े होते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, हमें न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसे हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं, हम उसकी ज़िंदगी के बारे में अक्सर हर चीज़ें पता लगा सकते हैं। न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा हमें। खैर, आइए बैठिए आप लोग। प्रार्थना जी जो खड़े होते हुए कहती हैं, नहीं पंडित जी, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। आज बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई हमारी बच्ची और उसकी वजह भी हम लोग हैं। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने उसे उस वक्त जाने दिया। कुछ करिए। हाँ, आप तो कुछ कर सकते हैं ना। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है आपने हम लोगों को। प्लीज़ कुछ करिए। अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती मैं। वही पंडित जी जो सिचुएशन को समझाते हुए, वही पंडित जी जो हालात को प्रार्थना जी के सामने रखते हुए कहते हैं, आपकी प्रार्थना में उसे दुआएं तो ज़रूर मिलेंगी। आपकी प्रार्थना से उसे आशीर्वाद तो ज़रूर मिलेगा। और प्रार्थना में कितनी ताकत होती है और पूजा में कितनी ताकत होती है, ये आप सबको पता है। लेकिन जब एक पति बीमार होता है और उसकी पत्नी प्रार्थना करती है, तब उसकी आशीर्वाद। पंडित जी जो उन लोगों के हालात को समझाते हुए कहते हैं, आपके प्रेयर से। पंडित जी जो उन लोगों को हालात समझाते हुए कहते हैं, आपके पूजा पाठ का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा उसे। और आप जितनी दुआएं मांगेंगे और आप भगवान के सामने यदि अपने दिल से प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसका जवाब देंगे। पर पंडित जी जो अपने सामने खड़े उन तीनों लोगों को समझाते हुए कहते हैं, आपके परिवार में कुछ दुविधाएं आना पहले से ही लिखित था और इस बारे में हमने रेयांश बच्चे को पहले ही समझाने की कोशिश की, मगर उसने हमारी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था। प्रार्थना जी जो कहती हैं, वो तो बच्चा है, गलती हो गई उससे, उसकी सज़ा आप जिया को क्यों दे रहे हैं? वहीं पंडित जी जो मुस्कुरा करके खड़े होते हैं और कहते हैं, हम ये सब नहीं करते और भगवान भी ऐसा कुछ नहीं चाहते। लेकिन क्या है ना, हम जो भी कर्म करते हैं उसकी सज़ा हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। उस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पति पत्नी की जो जोड़ी होती है ना, वो भगवान खुद बनाकर भेजते हैं। और जब पति को दिक्कत होती है तो पत्नी को अपने आप दिक्कत शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से रेयांश की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह गोचर आकर बैठ गए जो कि उसके अपने ही कर्मों की सज़ा है और वो सज़ा उस बच्ची को मिल रही है। अगर इसके लिए तुरंत निवारण नहीं किया गया तो जिया की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। प्रार्थना जी जो कहती हैं, आप हमें बताइए, हम करेंगे वो। जितेंद्र जी भी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ पंडित जी, हमसे जो बन पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी है। और वो हमें इतना प्यार से पापा जी कहती थी, हम अपने बच्चे को खो नहीं सकते। पंडित जी जो कहते हैं, आप लोग के करने से कुछ नहीं होगा। जिसकी सज़ा है भुगतना भी उसे पड़ेगा। उन लोगों की बात सुनकर के पंडित जी जो कहते हैं, आप लोग अभी भी शायद हमारी बात को समझे नहीं। ये काम आप लोग नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए रेयांश जी का यहाँ होना ज़रूरी होगा। अगर वो दिल से भगवान से प्रार्थना करके अपने सारे पापों का प्रायश्चित करेंगे तो शायद जिया की ज़िंदगी वापस आ सकती है, लेकिन उसके साथ ही उन्हें एक प्रण लेना होगा
कि आने वाली ज़िंदगी में वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, वरना उनके कर्मों की सज़ा हर बार उनकी पत्नी को ही भुगतना पड़ेगा। भगवान के साथ चालाकी नहीं चलती है प्रार्थना जी। ये जो इंसान होते हैं खुद को भगवान समझने लगते हैं, लेकिन कोई ऊपर बैठा हुआ है जो सबकी किस्मत लिख रहा है। रेयांश की सबसे बड़ी कमजोरी जिया है। इस बारे में भगवान को अच्छे से पता है, इसीलिए इस वक्त जिया की हालत ऐसी हो रखी है कि सच कहें तो जिया को इस परेशानी से कोई परेशानी नहीं है। वो तो कोमा में आराम से लेटी है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ रेयांश को हो रही है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अगर आप लोग सच में उस बच्ची को बचाना चाहते हैं तो रेयांश को लेकर यहाँ आइए। अपनी अकड़ तोड़कर अगर वो भगवान के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और अगर अपनी गलती आगे ना दोहराने की बात वो अमल करता है तो शायद वो बच्ची बच जाए, वरना मुश्किल होगा। अब वो लोग मेंशन की तरफ लौट रहे थे। वहीं आपस में वो लोग बात करते हुए कहते हैं, भाई ये कभी नहीं करेंगे, उन्हें मंदिर भगवान इन सब चीज़ों में कोई भी लगाव नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। वो ये सब चीज़ फालतू समझते हैं। मैं प्रार्थना जी जो कहती हैं, मैं कैसे भी करके अपने अपने बच्चे को मनाने की कोशिश करूँगी, मान जाएगा मेरी बात। किसी भी हालत में उसे मनाना होगा, अगर यही लास्ट ऑप्शन है तो उसे करना होगा ये। आज रात तो इसी तरह से बीत गया था। अब वो लोग काफ़ी रात में जाकर घर पहुंचे थे। प्रियंका और राजनंदिनी जो पहले से ही कमरे में लॉक थी और पहले से ही रिद्धिमा ने उन लोगों को शांत रहने का इशारा कर दिया था और उन लोगों को लूसीफर की धमकी भी दी थी। रिद्धिमा रेयांश का काम आसान बना रही थी। रेयांश की पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गई थी। रेयांश की पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गई थी। अटेंडेंट रूम में भी सब लोग एक दूसरे के कंधे पर अपना सिर रख करके बस यूं ही अपनी आंखें बंद किए हुए थे। नेहा भी अपनी आंखों को बंद किए हुए गौरव के कंधे पर रख लेती है। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं और अभी भी कुछ बूंदें जो कि उसकी आंखों के कोने से नीचे की तरफ गिरते हुए गौरव के कपड़े को भिगो रही थी। अगली सुबह होती है और रेयांश धीरे से खड़े होकर के जिया के फोरहेड पर अपने होंठ रखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माई जान। और वो धीरे से उसके गालों पर अपना हाथ सहलाते हुए कहते हैं, अब उठ भी जाओ यार, ऐसे तंग नहीं करते अपने पति को ना। लेकिन जिया तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। अभी उस रूम से बाहर की तरफ निकल गए थे। अटेंडेंट रूम में भी इस वक्त दर्शन जो सभी के लिए चाय मंगवा रहा था। रेयांश को आता देख करके दर्शन और वीर दोनों आगे बढ़ गए थे। वही दर्शन जो साइड से आकर के रेयांश को हक करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी जिया। रेयांश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, उसे ठीक होना पड़ेगा, मैं किसी भी हालत में उसे ठीक करवा कर आऊँगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। वहीं वो इधर उधर अपनी नजर फेरते हुए पूछते हैं, कुणाल कहाँ है? दर्शन जो बताता है, मैंने उसे बाहर भेजा हुआ है कुछ काम से। क्या हुआ? रेयांश कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वापस आए तो बोल देना कि मैं बुला रहा था। रेयांश दोबारा से अभी जिया के उसी रूम में जा रहे थे, लेकिन तभी वीर जो उन्हें रोकते हुए कहता है, कल शाम से ही उसी रूम में पड़े हुए हैं तो क्यों ना अब थोड़ी देर यहाँ पर। मैं रेयांश कहते हैं, मेरी जिया वहाँ पर अकेली और मैं यहाँ पर हूँ, नो वे, मैं जा रहा हूँ उसके पास। वही नेहा जो दौड़ कर आती है और रेयांश के सामने आकर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, बस 2 मिनट अपनी बहन से मिल लूँ मैंने कल से नहीं देखा उससे, प्लीज़। रेयांश नेहा के आंसुओं को देखकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, उसके सामने कोई रोना धोना नहीं करना है आपको, उसे समझाना है बस, हो सकता वो शायद आपकी बात मान जाए। जल्दी जाइए और सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। सब लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे, खाना बनाने में लग चुकी थी। प्रार्थना जी जो सुबह सुबह मंदिर के सामने आकर के गणेश भगवान के पैर को अपने हाथों से छूते हुए कहती हैं, उसकी वजह से आपकी स्थापना हो पाई थी इस घर में, आपके होते हुए ये सब कैसे हो सकता है गणपति भगवान, आप तो सबके पालनहार है ना, उसको भी ठीक कर दीजिए, मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। वहीं जितेंद्र जी जो कहते हैं, आप यहीं पर रहिए, हम चाहते हैं खाना देकर आते हैं और वहाँ के हालात को भी थोड़ा संभालने की कोशिश करेंगे। वहीं अग्निहोत्री मेंशन में प्रार्थना जी जो तैयार होकर के नीचे की तरफ आ रही थी
हॉस्पिटल जाने के लिए। अभी वो किचन साइड में जाती, मेंशन के सारे स्टाफ मिलकर के खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे कि तभी प्रार्थना जी की नजर जाती है गणपति भगवान की मूर्ति पर। वो उस तरफ आगे बढ़कर आते हैं और अपने नम आंखों से उनकी तरफ ध्यान से देखते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती हैं। वो अपने एक हाथ को ले जा करके वहीं रखे एक थाल को उठा करके उनकी आरती उतारते हुए धीरे धीरे कहती हैं, ये सब कैसे हो सकता है? आपके होते हुए कैसे हो सकता है? जिया के होने की वजह से ही आपकी स्थापना हो पाई थी यहाँ। आपके इस घर में होने के बावजूद भी जिया के साथ उस बच्ची ने तो कुछ नहीं किया। हमारे पास सिर्फ आखिरी उम्मीद आप ही बचे। प्लीज उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। हम सबको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कोई तो उपाय दिखाइए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। और रियांश, वो भी किसी भी हालत में पंडित जी की सारी बात मानने को तैयार हो जाए, ताकि हमारी जिया के ऊपर जो भी खतरा मंडरा रहे उसे खत्म किया जा सके। और ये बोलकर उन्होंने भी थाल को साइड में रख दिया था और दोबारा से अपना हाथ जोड़ते हुए वहां से एक तुलसी का पत्ता और एक फूल उठा करके किचन की तरफ आ गई थी। खाना का पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद से सब लोगों के लिए टिफिन पैक किया जाता है। दर्शन और वीर जो हॉस्पिटल से ही अपने काम के लिए निकल गए थे। राधिका और मृदुल, जिसे कुणाल अपने साथ ले तो जाना चाह रहा था, लेकिन दोनों ही घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वासना भी काफी परेशान होकर बार बार कुणाल को कॉल करती जा रही थी ताकि वो जिया की हालत के बारे में जान सके, मगर उसमें अभी भी डॉक्टर ने कोई सुधार नहीं बताया था। पल्स रेट भी काफी लो थी और हार्ट बीट के साथ बस उसकी मशीन्स में बीप बीप के साउंड आ रहे थे, लेकिन जिया के शरीर में अभी भी कोई हलचल नहीं आई थी। रियांश तो अभी भी रूम में बैठे बस उसी वक्त के आस में थे कि जब जिया उठ करके उनसे कुछ बोलेगी, उन्हें डांटेगी, उनकी जितनी भी गलतियां हैं उसकी सजा देगी। आखिर कैसे ठीक होगा ये सब? क्या वापस आएगी जिया इतना जल्द रियांश के पास, या फिर हमेशा हमेशा के लिए अब वो दूर जा चुकी थी इस परिवार से? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।